बैक गाइस। अब हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एसक्यूएल क्या होती है, उसमें डिपेंडेंसीज क्या होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स क्या होते हैं, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेरी प्रोसेसिंग में हमें पढ़ना है इवैल्यूएशन एंड ऑफ लीनियर अलजेब्रा एंड एक्सप्रेशन। सो अभी तक हमने पढ़ा था कि लीनियर अलजेब्रा क्या होता है। अब हम उसमें पढ़ेंगे कि उसमें इवैल्यूएशन कैसे की जाती है लीनियर अलजेब्रा में। सो लेट्स क्या होता है पहले देखते हैं। लीनियर अलजेब्रा इज अ प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज। ये सबको पता है कि लीनियर अलजेब्रा प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज है। प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई क्वेरी गिवन है तो वो क्वेरी स्टेप बाय स्टेप फॉलो होगा। अगर फर्स्ट लाइन है तो क्वेरी पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन। एक प्रोसीजर में होगा, तो ये इसको प्रोसीड्यूर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड द क्वेरी रिलेशनल डेटाबेस में यूज होता है। दो तरह की होती है, एक मटेरियलाइज्ड, एक पाइपलाइन। बहुत सिंपल है। मटेरियलाइज्ड मींस हर एक क्वेरी एक इंस्ट्रक्शन टाइम में एग्जीक्यूट होगी, यानी कि पहले एक क्वेरी, फिर सेकंड खत्म हुआ, फिर थर्ड क्वेरी, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेरी, फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेरी। यानी इट मींस बॉटम अप मैनर और once at a time, evaluated once at a time, is called materialized evaluation. Done. I think you got it. इस मेथड में क्या, दिस मेथड इज सिंपल बट कैन बी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आई थिंक इट्स डन. एंड पाइपलाइन एवोल्यूशन, ये क्या होता है? पाइपलाइन एवोल्यूशन है मल्टीपल क्वेरीज एक बार में ही एग्जीक्यूट होती है। मतलब साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है कि अगर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो एक इंस्ट्रक्शन के साथ दूसरा इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा भी एग्जीक्यूट करेगा, उसका खत्म होने का वेट नहीं करेगा। तो ये बेटर क्यों है? क्योंकि दिस मेथड इज मोर इफिशिएंट देन मेटरलाइज्ड, बट इट डज नॉट स्टोर इमीडिएट रिजल्ट इन टेम्पररी फाइल्स। इट डज नॉट स्टोर, तो इसके लिए थोड़ा सा खराब होता है। मतलब इसका ये डीमेरिट हो सकता है, बोल सकते हैं हम लोग। तो इससे हम लोग इन दो पॉइंट से हम लोग इसका एवेल्युएशन कर सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक तो डन हो गया कि एवेल्युएशन क्या होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्वेरी इक्विवेलेंस क्या होती है। तो क्वेरी इक्विवेलेंस पढ़ने से पहले आप ये समझो कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक क्वेरी लिखो जिसमें कि मुझे कल जितने भी सेल्स है उसके डेटा चाहिए, तो क्वेरी मैंने लिखा, एक क्वेरी लेट सपोज ऐसा लिखा जिसमें मेरे को कल के सेल्स के डेटा मिल गए, और दूसरे इंसान को मैंने बोला तो कुछ और क्वेरी लिख के आया, लेकिन डेटा दोनों में सेम मिल रहा है, लेकिन क्वेरी अलग अलग थी लेकिन डेटा सेम मिल रहा है। तो जब हमें डेटा सेम मिल रहा है तो हम पहले देखेंगे कि किसका क्वेरी ज्यादा इफेक्टिव है और उसको कंसिडरेशन मिलेंगे। same is in same is called equivalence query, यानी कि the concept is when two relational expressions are considered to be equivalent if they are generated the same set of records means data। अगर वो दोनों same sets of data अगर जनरेट करते हैं तो उन दोनों क्वेरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट क्वेरीज बोलेंगे। when two expressions are equivalent they can be interchangeable, यानी कि या तो एक यूज कर सकते हैं तो दूसरा यूज कर सकते हैं। we can choose either expressions और परफॉर्मेंस कंसिडरेशन, अगर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा हम उसे कंसिडर कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट है कि कुछ की रूल्स होते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं? सिग्मा कैस्केड रूल। सिग्मा कैस्केड रूल ये बोलता है कि पहले तो ये देखो कि फर्स्ट कंडीशन कि इनर सिलेक्शन कितना हो रहा है, इंटर लेट सपोज जिस एक बंदे को मैंने बोला था उसके क्वेरी में इंटरसेक्शन कुछ हो रहा है दो टेबल्स का। लेट सपोज मैंने बोला कि कल का सेल्स का डेटा बताओ, तो वो क्या करेगा? कल का सेल्स का डेटा तो सिंपली निकाल सकता था। लेट सपोज एक पर्सन ए ने सिंपली कल का सेल्स का डेटा निकाल दिया, लेकिन पर्सन टू ने कल का सेल्स का डेटा निकाला, पर वो करंट डेट से माइनस करके कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन लगा के आपको दे दिया, यानी कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे दिया। तो ये आपके लिए चुनना आसान है कि इसने डायरेक्ट निकाल दिया और इसने थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसमें कंप्यूटेशन जो यूनिट बी था, जो पर्सन बी था, उसके उसमें कैलकुलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। इस केस में हम लोग यूनिट बी को कंसिडर नहीं करेंगे, यूनिट ए का कंसिडर करेंगे। दैट इज कॉल्ड सिग्मा कैस्केड रूल। इसको पढ़ सकते हो। सिग्मा कैस्केड रूल ये होता है कि कंप्यूटेशन एफर्ट्स जिसमें कम लगे हम उसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव सिलेक्शन। एक और ये भी तरीका हो सकता है कि जो अगर एक क्वेरी एग्जीक्यूट करने वाला, लेट सपोज जो ए है, अगर उसकी जो क्वेरी एग्जीक्यूट कर रही है वो मैक्सिमम केस में सबसे ज्यादा कर रही है, पर मतलब मैक्सिमम केस में एप्लीकेबल है, और जो क्वेरी बी जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसका मैक्सिमम केस में एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स द अप्रोच सेव्स द टाइम ड्यूरिंग द आउटर सिलेक्शन प्रोसेस। और सिग्मा कैस्केड में क्या था? दिस अप्रोच दिस approach minimizes the computation effort, breaking down the single condition into series of selections. I hope you understand. Next next पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था टॉपिक?
क्वेरी इक्विवेलेंस हो गया। क्वेरी इक्विवेलेंस यही है कि बेसिकली एक रिजल्ट जनरेट करने के लिए तो अलग अलग क्वेरीज आती है, तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, तो उन दो प्रोसेस से हम लोग कंसिडरेशन देख सकते हैं अपने। दो प्रोसेस, एक था कैस्केड, सिग्मा कैस्केड रूल एंड कम्यूटेटिव रूल। नेक्स्ट इज जॉइन स्ट्रेटेजीज। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। जॉइन स्ट्रेटेजीज क्या होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो शुरू करते हैं। दिस इज लॉसलेस कनेक्शन डिजाइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो रिलेशनल अलजेब्रा, पहले तो रिलेशनल अलजेब्रा में जॉइंस क्या होती है, तो मैं इसको बताता हूँ। ये बहुत सिंपल है, ग्राफिकल टेबल के फॉर्म में बताया हो, पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। इनर जॉइन सबसे पहला होता है। इनर जॉइन, इनर जॉइन दो तरह के होते हैं। इनर जॉइंस मींस आपको अभी कंसिडर हो जाएगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, थ्योरी पढ़ लेना या खुद से बना के लिख लेना। इनर जॉइन में सबसे पहला होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्वी जॉइन, एक होता है नेचुरल जॉइन। इनर जॉइन में दो तरह के होते हैं, इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन, ठीक है। इक्वी जॉइन क्या होता है, अगर आपके पास टेबल ए है, टेबल ए में कॉलम ए है, कॉलम बी है, और टेबल बी में कॉलम ए है, कॉलम बी है, तो इसमें जो इक्वल रिकॉर्ड है, यानी कि टेबल ए में कौन सा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड, और टेबल बी में ये रिकॉर्ड। टेबल ए में फर्स्ट रिकॉर्ड एंड टेबल बी में सेकंड रिकॉर्ड, ये दोनों कॉमन है। यहाँ ए बी है, यहाँ ए सी है, तो ये कॉमन नहीं है, पर ये कॉमन है, और ये कॉमन है, तो ये अपना जॉइन बन जाएगा। जॉइन बेसिकली इंटरसेक्शन होता है, डन। इंटरसेक्शन होता है, डन। ये क्या, ये कौन सा जॉइन था, इक्वी जॉइन था। इसमें क्या था, दो टेबल्स में कौन से पार्ट्स इक्वल है, कौन से टपल्स इक्वल है, कौन से रिकॉर्ड इक्वल है, सेम एक ही बात है, डन। नेक्स्ट, इसको डिनोट करते हैं इससे। ए, ये कुछ डंडा सा बना रहता है, इसको क्या, ए, इसको इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते इक्वी जॉइन। ए इक्वी जॉइन ए, या ए इक्वी जॉइन बी इज इक्वल्स टू किसी इन दोनों में जो भी इंटरसेक्शन हो। नेचुरल जॉइन क्या होता है, अब हमने पढ़ा कि इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, नेचुरल में यूनियन कर दो, सिंपल यूनियन कर दो। लेट सपोज टेबल ए में क्या है, नंबर है और उसका स्क्वायर है, डन, 2 का 4 3 का 9। और टेबल बी में क्या है, नंबर है, उसका क्यूब है, 2 का 8 3 का 27। तो नेचुरल जॉइन में क्या होगा, स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा, मतलब क्या किया, यूनियन कर दिया, डन 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 डन, खत्म। इंटर इसमें क्या किए थे, इक्विजन में क्या किए थे, इंटरसेक्शन किए थे। नेचुरल जॉइन में क्या कर रहे थे, यूनियन कर रहे थे, डन। नेक्स्ट है आउटर जॉइन, पहला क्या था, इनर जॉइन, सेकंड क्या आ गया, आउटर जॉइन। आउटर जॉइन क्या करना है, आउटर जॉइन में फर्स्ट है लेफ्ट जॉइन। आउटर जॉइन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट है लेफ्ट जॉइन, सेकंड है राइट जॉइन, और और थर्ड है फुल 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 आउटर जॉइन, या फुल जॉइन बोल सकते हो उसको। तो लेफ्ट जॉइन क्या करता है, बहुत सिंपल है। टेबल ए में आओ, टेबल ए में देखो 2 3 4 है लेफ्ट में, और टेबल टू में देखो क्या है, 2 3 5 है लेफ्ट में। ओके, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं। एक मिनट, इसमें आप लेफ्ट में ऐसे कंसिडर मत करो। देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन करना हो, टेबल ए और टेबल बी को ज्वाइन करना हो, तो मैं क्या करूंगा, ए इस टाइप का ज्वाइन लिखते हैं, और बी। इसमें लेफ्ट क्या है, इसमें लेफ्ट क्या है, इसमें लेफ्ट ये है। इस लेफ्ट को कंसिडर मत करो, मैंने मेरी गलती, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, सॉरी। अगर मेरे को ये दो टेबल्स दिए हुए हैं, टेबल ए टेबल बी दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरे को लेफ्ट एलिमेंट देखना है। लेफ्ट एलिमेंट क्या है अपना, लेफ्ट एलिमेंट है अपना ए। ए को मैंने कंसिडर किया, ए में कितने एलिमेंट है, 2 3 4 है। तो जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट आया, इसमें 2 3 4 होगा, डन। बी में क्या था, बी में था 2 3 5, तो इसलिए इसमें 2 3 5 कंसिडर नहीं किए। इसमें किसको कंसिडर किए, ए को कंसिडर किए। ए को क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट आउटर जॉइन है, और लेफ्ट आउटर जॉइन में हम लोग लेफ्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं। लेफ्ट एलिमेंट ए था, तो टेबल ए में जो लेफ्ट होगा उसको कंसिडर करेंगे। 2 3 4, इसमें 2 3 4 आया, तो उसको कंसिडर किए। बट समस्या ये था कि टेबल ए में तो 4 है, टेबल टेबल बी में 5 है, 4 नहीं है, तो इसमें खाली रहेगा एक स्पेस, डन, खत्म। ये लेफ्ट आउटर जॉइन, इसमें लेफ्ट पोर्शन में कुछ इस टाइप का निकालते हैं। इसका सिंबल कुछ इस टाइप का रहता है, थोड़ा सा ये ऐसे रहता है, क्योंकि लेफ्ट आउटर जॉइन में। अब आता है राइट आउटर जॉइन, तो ये भी आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो, इसका सिंबल इस टाइप में रहेगा, राइट में ऐसा निकला रहेगा, इस टाइप कुछ। तो इसमें क्या है कि इसका रिजल्ट किस टाइप में होगा, क्योंकि इसमें 2 3 5 था, तो इसमें भी 2 3 5 कंसिडर करेंगे, 2 3 5। और इसमें लेफ्ट साइड में एक खाली रहेगा, डन। फुल आउटर जॉइन में क्या करेंगे, फुल आउटर जॉइन में लेफ्ट और राइट दोनों का यूनियन ले लेंगे, यानी कि दोनों 2 3 4 और 5 भी रहेगा, तो 4 में बी खाली रहेगा और 5 में ए खाली रहेगा। आई होप इट्स ऑल क्लियर। और इसमें दोनों साइड वो लाइंस बनी रहेंगी आउटर जॉइन में। आई थिंक जॉइन कंडीशन इज कम्प्लीटली क्लियर, इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता मेरे हिसाब से। अगर पीएल समझ में आए तो आप रिपीट कर दीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। थोड़ा समझो, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम।
बेसिकली अगर आपके पास क्वेरी आ गई अगर आपको एचआर हो किसी कंपनी में और आप डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजर के लिए हायरिंग कर रहे हो या कोई भी डेटाबेस इंजीनियर के लिए हायरिंग कर रहे हो, तीन तीन इंजीनियर आपके पास है, तीनों ने अपने अपनी क्वेरी लिखी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, पर किसकी क्वेरी सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी क्वालिटी की क्वेरी क्या होती है, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम लगे, जो बेटर हो, जो इफिशियंट हो, जो जो फास्टर हो, जो अच्छी अच्छी तरह से फॉलो किया हो पैटर्न को, अगर वो जिसकी क्वेरी होगी उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ गुड गुड क्वेरी और एज अ गुड प्रोग्रामर या एज अ गुड डेटाबेस इंजीनियर। तो क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना, अपने क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है क्वेरी को प्लान करो कि क्वेरी को करना क्या है, उसके एग्जीक्यूट क्या करना है। सो वी नीड टू प्लान द क्वेरी। द फास्टर रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज क्वेरी थ्रूपुट के लिए क्या करेंगे, रिड्यूस्ड वेयर हार्डवेयर जिसमें सर्वर की इफिशियंसी थोड़ी बेहतर हो सके उसके लिए क्या करेंगे। तो फर्स्ट यू नीड टू प्लान द क्वेरी। सेकंड इक्विवेलेंट रिलेशन एक्सप्रेशन, कि तुम जो क्वेरी लो, अभी मैंने क्या बताया था उसमें, उसे मैंने क्या बताया था सिग्मा कैस्केड में, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेरी इक्विवेलेंस, कि अगर आपके क्वेरी दो क्वेरी इक्विवेलेंस में आ रहे हैं तो आप कैसे करोगे, तो ये सेकंड स्टेप आ जाएगा कि फाइंड योर, इफ अगर इक्विवेलेंट रिलेशन एक्सप्रेशन बन रहा है उसका, तो बेटर कौन सा है वो कैसे फाइंड करोगे, सिग्मा कैस्केड रूल से फाइंड करोगे, कम्यूटेटिव रूल से फाइंड करोगे। सेकंड स्टेप आ गया आपका। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है एल्गोरिदम्स फॉर ईच ऑपरेशन। जैसे हैशिंग, हैशिंग यूज कर सकते हो, इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो, डेटा रिट्रीवल यूज कर सकते हो। इन सब एल्गोरिथम्स यूज करके अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करो, अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज करो, अपने मेमोरी को कम करो। ये सब ट्रिक होती है। अब आप बोलोगे यार एल्गोरिदम से कैसे करता हूँ मैं, बताओ थोड़ा। तो एल्गोरिदम से करने का एक तरीका है हैशिंग। अभी बी प्लस ट्री एक तरीका है, एक तरीका होता है हैशिंग डेटाबेस में। अभी हम इस लेक्चर में ये सब भी डिस्कस करने वाले हैं। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट प्लस टॉपिक है इंडेक्सिंग और बी, इंडेक्सिंग बी प्लस ट्री और हैशिंग। सो इसमें हम अभी बी प्लस ट्री और हैशिंग डिस्कस करते हैं। इंडेक्सिंग आप लोग थ्योरी बेस है तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बी प्लस ट्री, बी प्लस ट्री, बी प्लस ट्री, बी प्लस ट्री इज ऑल्सो बी, सॉरी बी ट्री इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ट्री। डन। बी प्लस ट्री, बी ट्री कहाँ काम आते हैं, बी ट्री काम आती है डेटा को इफिशिएंटली स्टोर करने में, रिट्रीव करने में, मैसिव डेटा को। और जैसे आप लोग ने स्टोरेज डिवाइसेस देखे होंगे, हार्ड हार्ड डिस्क देखे होंगे, फ्लैश मेमोरीज लाइक सीडी रोम, सीक्वेंशियल मेमोरीज, जितने भी मेमोरीज है वो बी ट्रीज के कॉन्सेप्ट्स को हैंडल करती है। एक्चुअली बी प्लस ट्री और कुछ नहीं, बी ट्री का एक्सटेंशन है, इसलिए मेरे मुंह में बार बार बी प्लस ट्री आ रहा था। बी प्लस ट्री बेसिकली बी ट्री का एक्सटेंशन है, एक बैलेंस ट्री का एक्सटेंशन है। उसमें कुछ और एडिशनल फंक्शनैलिटी जुड़ जाती है। और वो एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या होती है, देखो आपको बताता हूँ। बी ट्री अभी पढ़ा रहा हूँ तो बता ही देता हूँ। अगर अगर अपने पास कोई डेटा दिया हो ना, तो बी ट्री उसको ऑटोमेटिकली उसको अरेंज कर देता है बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में, समझे। और बी प्लस ट्री क्या है, इस बाइनरी ट्री के फॉर्मेट को और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम उसमें कुछ कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, तो उसको हम लोग बी प्लस ट्री बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज है कि ऑल लीव्स ऑफ बी आर द सेम लेवल और इंजॉयज बैलेंस स्ट्रक्चर। देखो इसमें सेम लेवल था, इसमें सेम लेवल था, इसमें सेम लेवल था, यानी कि एक के पास ये दो होना चाहिए या दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस टाइप का कुछ था। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है सर्चिंग के लिए इतना, तो इतना आपको नहीं याद रखना, आपको बस इतना याद रखना कि बी ट्री होता क्या है, किस एप्लीकेशन देखने से किस काम के लिए यूज होता है ये, और बी ट्री का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहती है ये देखना है। और बस बी ट्री के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हैशिंग के बारे में, हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अभी कॉन्करेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल पे डिस्कस करते हैं। कॉन्करेंसी कंट्रोल होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट, इट्स द, यहाँ से कुछ अच्छा पोर्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ से हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आ गया। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हम लोग बढ़ते आगे। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल से आप लोग क्या समझते हो, जैसे अगर आपके पास कोई डेटाबेस है तो एक डेटाबेस को कई लोग एक्सेस कर सकते हैं, है ना। एक डेटाबेस के जो कंट्रोल्स है, जैसे एक डेटाबेस है, लेट्स सपोज एम्प्लॉयज डेटाबेस। अब उस एम्प्लॉय डेटाबेस को कौन कौन से लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस कंट्रोल को मैनेज करने के लिए द कॉन्करेंसी कंट्रोल इन अ डेटाबेस, context of database, concurrency control refers to the managing of simultaneously access to shared resources such as database by multiple user or processes. It ensures that transaction executes correctly and consistently even if they overlap in time, समझे। नेक्स्ट दिस इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक डेटाबेस को कई यूजर उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में आप उसे शेयर्ड कंट्रोल कितने, उस रिसोर्स को कितने अच्छे से शेयर कर सकते हो, उसमें जो कंट्रोल है उसको कैसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो।
एक टाइम में मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं, तो आप उसे कैसे इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो, ये सब चीजों के बारे में कॉन्करेंसी कंट्रोल डिस्कस करते हैं। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन व्हाट इज ट्रांजैक्शन? रियल टाइम ट्रांजैक्शन बोलते हैं ना, रियल टाइम ट्रांजैक्शन, यानी कि एक टाइम में, ओवरलैपिंग टाइम में मल्टीपल यूजर अगर उसे प्रोसेस करना चाहे, मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो एक डेटाबेस में, उस प्रोसेस को हम लोग कॉन्करेंसी कंट्रोल या ट्रांजैक्शन कंट्रोल बोलते हैं। सेकंड, इट इज अ टेक्निक, लॉकिंग मैकेनिज्म, कॉमन टेक्निक से पहला लॉकिंग मैकेनिज्म, लाइक अगर हम लोग रीड लॉक्स कर सकते हैं, राइट लॉक्स कर सकते हैं, शेयर्ड लॉक्स, एक्सक्लूसिव लॉक्स इसको बोलते हैं। तो अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में, लेट्स सपोज अगर बहुत सारे यूजर एक डेटाबेस में एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो यूजर, अब लेट्स सपोज एक डेटाबेस है, उसमें मैं राइट कर रहा हूँ, मेरा दोस्त उसमें रीड कर रहा है, तो ये एक साथ कैसे हो सकता है? या तो मैं राइट कर लूं उसके बाद वो रीड करे, या तो वो रीड कर ले उसके बाद मैं राइट कर लूं, लेकिन एक साथ रीड और राइट दोनों प्रोसेस नहीं हो सकते ना। तो इसको यहाँ पर काम आता है रीड लॉक्स और राइट लॉक्स। या तो वो रीड करे, अगर वो रीड कर रहा है तो राइट एकदम लॉक हो चुका है, और अगर वो राइट कर रहा है तो रीड लॉक हो चुका है। नेक्स्ट, आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज टू फेज लॉकिंग। टू फेज लॉकिंग मीन्स, लाइक आप देख सकते हो सीरियलाइबिलिटी इस पे, सीरियलाइबिलिटी सीरियलाइजिबिलिटी इज प्रिवेंटिंग द कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। कि मान लो आगे जाके अगर डेटाबेस में कुछ कंफ्लिक्ट अकर्स हो रहा है या कुछ कंफ्लिक्टिंग आ रहा है, जैसे कि डेटाबेस, आपको पता है कि डेटाबेस में जो डेटा है वो कंटिन्यूअसली अगर बढ़ता जा रहा है, तो या तो उस डेटाबेस के दो फेज होंगे, ग्रोइंग और एक्वायरिंग, एंड श्रिंकिंग एंड रिलीजिंग। या तो उसमें उसको डेटा एक्वायर करेगा तो डेटाबेस ग्रो करेगा, या तो वो डेटाबेस श्रिंक करेगा, क्योंकि इसमें डेटाबेस निकाला जाएगा या डिलीट किया जाएगा। तो इन दो को हम लोग दो फेज में लॉकिंग बोलते हैं, टू फेज लॉकिंग। कि अगर ग्रो कर रहा है तो उसको कब रोकना है ये पता होना चाहिए, और जब श्रिंक कर रहा है तो एक किस लेवल में आके उसको रोकना है वो पता होना चाहिए। तो टू फेज लॉकिंग उस पे काम आता है। उसमें सीरियलाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी हम लोग कॉन्फ्लिक्टिंग, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग होता है तो ये लगाते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम लोग। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, मैं ये पढ़ा रहा हूँ टाइम स्टैम्प और मल्टी वर्जन कॉन्करेंट कंट्रोल, ये दोनों अभी हमें आगे पढ़ना है। ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल आगे पढ़ना है, सीरियसिबिलिटी भी आगे पढ़ना है, तो यहाँ से थोड़ा देख लो। नेक्स्ट इज टाइम स्टैम्प, असाइनिंग अ यूनिक टाइम स्टैम्प टू ईच ट्रांजेक्शन, ऑर्डर ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प इंश्योर सीरियसिबिलिटी। इट मीन्स कि अगर हमें कोई कोई ट्रांजेक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन के स्टार्ट होने से पहले उसके एक टाइम स्टैम्प लगा देंगे कि अगर कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो इस टाइम में स्टार्ट हो रहा है, एटलीस्ट मुझे वो डेटा पता है कि इस टाइम में स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उस डेटा के हेल्प से मैं आगे की प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, या उस डेटा को जब वो खत्म होने वाला उस टाइम के बाद दूसरा प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो एक काउंटर करने के लिए काफी बेटर तरीका है ये। मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल, एमवीसीसी, इट क्रिएट्स मल्टीपल वर्जन ऑफ डेटा आइटम्स। अब जैसे अपने पास एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस में अगर मान लेते 3 लोग को ऑपरेशन करना है, तो अपन क्या करेंगे, इस डेटाबेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और 3 पार्ट को क्या इन तुम बोलेंगे तुम इस पे काम करो, तुम इस पे काम करो, तुम इस पे काम करो, और इन तीनों को एक, जब पूरा काम हो जाए तो एक बार में मर्ज कर देंगे। इस प्रोसेस को एमवीसीसी, मल्टी वर्जन कॉन्करेंट कंट्रोल। इसका एग्जांपल क्या है, कुछ बता सकते हो? गिटहब बेस्ट एग्जांपल, ब्रांचेस बना के एग्जीक्यूट करो। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल, बेसिकली जो कंफ्लिक्ट ना हो, अगर अगर जैसे ऑप्टिमाइज, जैसे हमने ऑप्टिमाइज्ड है, इसका मतलब क्या है, अगर एक डेटाबेस में अगर मल्टीपल यूजर एक्सेस करना चाह रहे हैं, मल्टीपल यूजर एक टाइम में, तो कंफ्लिक्ट होने की चांसेस होते हैं। तो इस कंफ्लिक्ट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो इस ऑप्टिमाइज अप्रोच को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी। सो ट्रांस सो द ट्रांजेक्शन प्रोसीड विदाउट लॉकिंग, इसमें कोई लॉकिंग नहीं होती। वैलिडेशन अकर्स बिफोर कमिटिंग, मतलब कोई भी अगर चेंज करना है तो उसके बीच में हम लोग को वैलिडेशन लेना पड़ेगा, कोई और तो उस पर काम नहीं कर रहा, या अभी उस प्रोसेसिंग में तो नहीं है, उसके उसके दरमियान, उसके ड्यूरेशन में आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद आप कर सकते हो, तो वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड। पर इसमें कोई लॉकिंग वॉकिंग का सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, सीरियस लाइबिलिटी, इट इंश्योर्स एग्जीक्यूशन ऑफ कंकरेंट ट्रांजैक्शन इज इक्विवेलेंट टू द सीरियल ऑर्डर। अगर कोई ट्रांजैक्शन एक बार हुआ, उसके बाद ही एक और होगा, उसके बाद ही तीसरा होगा, उसके बाद ही चौथा होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। तो सीरियल लाइबिलिटी, इट मीन्स मेकिंग द ट्रांजेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑर्डर। इसमें इसमें काम आता है लॉकिंग टेक्निक और टाइम स्टैम्प टेक्निक और ऑर्डर वैलिडेशन टेक्निक। जो भी टेक्निक है, जो भी हम लोग इसमें ऑपरेशंस किए थे, वो कहीं ना कहीं सीरियसबिलिटी पे काम आता है। Next is acid properties. Acid properties in context of database. So acid stands for atomicity, consistency, isolation and durability. So acid means first atomicity. अगर हमारे पास कोई डेटा है
तो हम चाहेंगे वो डेटा हमारे पास अगर हम एक्सेस करते हैं, ट्रांजिट होता है, तो डेटा हम चाहेंगे कि या तो कंप्लीट डेटा ट्रांजिट हो या तो बिल्कुल ही ना हो। हम नहीं चाहेंगे कि हाफ डेटा ट्रांजिट हो। अगर मैं बोलूंगा कि टेबल ए से टेबल बी में कोई डेटा जाए, तो मैं चाहूंगा कि पूरा डेटा जाए या तो डेटा ही ना जाए, एरर ही आ जाए। मैं नहीं चाहूंगा कि आधा डेटा गया आधा ना जाए। तो ऐसा नहीं, ऐसा ना हो, तो वो एसिड प्रॉपर्टी का एक रूल होता है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मींस आइदर द डेटा गोज completely or does not have ends at all. This is atomicity. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? अगर मैंने डेटा में कैलकुलेट किया कि मेरे कैलकुलेशन से पहले टोटल मनी 700 था, और कैलकुलेशन के बाद जो डिफरेंस आया या जो भी उसमें जो मनी का डिफरेंस आया, वो मनी भी उसके बाद भी 700 होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे। इट मीन्स द डेटा का वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। द डेटा मस्ट बी कंसिस्टेंट। इट मीन्स द डेटा, और एटॉमिसिटी का मतलब द डेटा मस्ट बी इन अ सिंगल क्यू, और all or nothing rule. It follows all or nothing rule. Consistency means the data must be follow the integrity constraints maintained after transaction. Isolation means अगर एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेट्स सपोज एक ट्रांजेक्शन हो रहा है T1 और दूसरा ट्रांजेक्शन है T2, तो इन ये दो ट्रांजेक्शंस एक दूसरे पे कुछ भी अफेक्ट नहीं करेंगे। नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। तो ये दोनों अगर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर इफेक्ट करेंगे तो ट्रांजेक्शन में दिक्कत हो जाएगी, तो इट विल बी एन डिपेंडेंसी। तो ये इफेक्ट ना करे उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोलेशन, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ डिराइव होगा। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स जो स्टोरेज होगा उसका, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा सिस्टम क्रैश होने पे। लेट सपोज अगर आपने कोई डेटा स्टोर कर दिया, तो अच्छा अच्छा डेटाबेस वही है कि अगर वो अगर वो सिस्टम क्रैश भी कर गया, तो डेटा स्टोर्ड रहेगा कहीं ना कहीं। दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। इट मीन्स वो ड्यूरेबल है, वो डेटा अभी फॉर्मेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, दिस इज एसिड प्रॉपर्टीज। लेट्स बी कंटिन्यू with we have done asset properties like that. ऐसे प्रॉपर्टीज हो गया, कंकरेंसी हो गया, सीरियसबिलिटी एंड ऑफ शेड्यूलिंग। नेक्स्ट, दिस इज सीरियसबिलिटी एंड शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मैंने डिस्कस कर लिया था कि अगर हमारे पास कोई एक, मैंने क्या बोला था सीरियस लाइबिलिटी में, कि सीरियसबिलिटी शेड्यूल इज वन वेयर वेदर द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट्स कंकरेंटली। इट मींस अगर एक ट्रांजैक्शन हुआ T1, तो इसके बाद T1 हुआ, उसके बाद T2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद T2 एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद T3 एग्जीक्यूट होगा। इट मींस इट अकर्स इन सीरियल। तो ये सीरियसबिलिटी बोलता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है कि ट्रांजैक्शन वन, लाइक अगर ए को रीड करे और राइट करो ए को, एक बी को रीड करो तो राइट करो बी को। ये एग्जांपल है मतलब सीरियल शेड्यूलर का, कि अगर कोई शेड्यूलर सीरियल में हो, सीरियलाइबिलिटी फॉलो करता हो शेड्यूलिंग को, तो इस टाइप में हो कि एक बार ए को रीड करो तो ए को सीधा राइट करो, बी को रीड किया तो बी को राइट करो। आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट, आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट। और नॉन सीरियल में क्या होता है? नॉन सीरियल में सीरियल वाइज नहीं होगा, ओवरलैपिंग होगा। देयर इज नॉट सीरियलाइज, नो वर्क इन सेम डेटा सेट, नॉन सीरियल। और इसमें कंसिस्टेंसी का खतरा रहता है, कंसिस्टेंसी ओवरलैपिंग पैटर्न होता है, स्विचिंग प्लेसेस होते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसका एग्जांपल भी गिवन है। इसका एग्जांपल क्या है? बी बी को रीड करो तो ए को राइट करो, बी को राइट करो करो तो ए को राइट करो, यानी कि कुछ भी अनयूजुअल सा हो रहा है, कोई भी पैटर्न नहीं, कोई भी सीरियल नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज, और फिर टेस्टिंग, और अगर टेस्ट करना हो कि कोई सीरियलाइज है या नहीं है, तो वी कैन टेस्ट विथ प्रेसिडेंस ग्राफ। प्रेसिडेंस ग्राफ मीन्स इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है। प्रेसिडेंस ग्राफ एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। और सीरियस लाइबिलिटी को टाइप्स उसके दो तरह के होते हैं, एक कन्फ्लिक्टिंग, एक व्यू। कन्फ्लिक्टिंग मीन्स अगर आप कोई सीरियल में, मान लेट्स सपोज दो ऑपरेशंस, दो ट्रांजेक्शन सीरियल में काम कर रही है, तो इसके बीच में कन्फ्लिक्टिंग नहीं होगी। पर अगर दो काम में नहीं कर रही है, एक साथ काम कर रही है, तो कन्फ्लिक्टिंग होने का चांसेस है। दिस इज conflict serializability and this is view. One is view. This is produced in read and write operation. It produced whether there is a two operations or conflicting values when it occurs simultaneously. Next. Next is locking based method. Locking and timestamp based schedulers. लॉकिंग में तो वैसे बता चुका था कि लॉकिंग क्या होती है। सो लॉकिंग लॉकिंग में जब कंफ्लिक्टिंग पेयर्स आते हैं,
जब अपने पास कन्फ्लिक्टिंग डेटा आता है तो शेयर्ड लॉक और एग्जीक्लूसिव लॉक या राइट लॉक्स, यानी कि बताया था जब मैंने डेटाबेस में जब अपने को रीड करना हो तो अपन राइट को डिसेबल कर देते हैं या लॉक कर देते हैं, या जब अपने को राइट करना हो तो अपन रीड को डिसेबल कर देते हैं। दिस इज बेसिकली लॉगिंग बेस्ड प्रोटोकॉल्स। टाइम स्टैम्प, कि अगर अगर एक ट्रांजेक्शन है T1, इस ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प लगा दिए कि चलो 2 सेकेंड्स पे ये शुरू हुआ है, तो और ये कब तक चलेगा, ये 4 सेकेंड्स तक चलेगा, तो अगला जो ट्रांजिशन होगा T2 वो फिर 6 सेकेंड से शुरू कराएंगे इसको हम, या 5 सेकेंड से शुरू कराएंगे। तो इसके बाद ये एक सीरियल की तरह प्रोसेस होगा, तो उससे कन्फ्लिक्ट का अपॉर्चुनिटी, जो कन्फ्लिक्ट की चांसेस है वो कम हो जाएंगे। दिस इज नोन एज टाइम स्टैम्प बेस्ड शेड्यूलर्स। हियर इज द थ्योरी, यू कैन रीड आउट फ्रॉम इट। नेक्स्ट इज मल्टी वर्जन एंड ऑप्टिमिस्टिक, जो मैंने बता चुका था, मल्टी वर्जन बता दिया था, एंड मल्टी वर्जन बता दिया, और ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल बता दिया। डेटा रिकवरी बात है, डेटाबेस रिकवरी, यस, दिस इज डेटाबेस रिकवरी। फर्स्ट इज बैकअप एंड रिस्टोर। डेटाबेस को रिकवर करने के लिए बैकअप कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप। तो अगर रिकॉर्ड लास्ट बैकअप के बाद कर रहे हो, फुल बैकअप मीन्स कंप्लीट बैकअप करो कि इंटायर डेटाबेस का पूरा बैकअप करो। इंक्रीमेंटल बैकअप मीन्स आपने कहीं तक बैकअप किया था, अब इसके बाद आप बैकअप चालू करो, फिर कहीं तक करोगे। और मतलब कंटेन्स चेंजेस सिंस द लास्ट फुल बैकअप, कि अगर आपने फुल बैकअप किया है और कुछ आपको चेंज करना है इसमें, उसके बाद आपको कुछ नया बैकअप करना है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल बैकअप। फिर एक है ट्रांजेक्शन लोड्स, राइट अहेड लॉकिंग के थ्रू आप भी बैकअप कर सकते हो। रिकवरी टूल्स, रोल बैक एक TCL कमांड होता है, आपको पता हो तो, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड होता है। रोल बैक कि आप कोई ऑपरेशंस कर रहे हो तो एक सेव पॉइंट होता है, सेव पॉइंट, सेव पॉइंट यानी कि एक चेक पॉइंट होता है इस टाइप में कुछ। अगर आपने डेटा का कहीं तक कुछ ऑपरेशन किया और फिर आप सेव पॉइंट मतलब उसको एक्सेस कर सकते हो, सेव पॉइंट आ गया, उसके बाद से आप जब रोल बैक कमांड यूज करोगे तो आप ऑटोमेटिकली इस सेव पॉइंट में पहुंच जाओगे, अगर आपने कुछ गलती कर दी आगे जाके कुछ चेंज कर दिया तो। दिस इज चेक पॉइंट, लाइक दैट, क्वाइट सिंपल। सिलेबस में नहीं है ये सब चीज, सिलेबस में तो मैंने पढ़ा दिया, सिलेबस में नहीं है। एक और तरीका है बैकअप करने का, डेटा रिकवरी, डेटाबेस रिकवरी का। एसिड प्रॉपर्टीज हमने भी डिस्कस किया, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज हैशिंग। ये हमारा कितना हो गया, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग तक कंप्लीट हो चुका है। हैशिंग करेंगे लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करना चाहेंगे डेटाबेस सिक्योरिटी और एडवांस टॉपिक्स। एडवांस टॉपिक्स में भी हमने ऑब्जेक्ट रिलेशन ओरिएंटेड कर चुका है, लॉजिकल डेटाबेस करना है, और ये सब वेयर हाउसिंग वाला डेटा माइनिंग करना है। सो लेट्स स्टार्ट हैशिंग। हैशिंग से लास्ट टॉपिक। हैशिंग बेसिकली क्या है? So hashing is a technique that allows us to quickly locate data records in a database, regardless the data size कितना, database का size कितना है, या particularly कितना बड़ा data size है, thousands और millions of records उसमें है। तो ये सब के बावजूद अगर हम लोग किसी टेक्निक से डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, वो हैशिंग है। हैशिंग कैसे होता है? अगर हमारे पास कोई डेटा है तो उस डेटा में हैशिंग, पहले तो हैशिंग फंक्शंस होते हैं बहुत सारे। हैशिंग फंक्शंस एग्जांपल kmod10, ये एक हैशिंग फंक्शन है। के मॉड एन भी होता है एक हैशिंग फंक्शन। तो अगर हमारे पास कोई डेटा है, लेट सपोज 23 डेटा है, तो 23 डेटा k mod 10, तो 23 mod 10 इसका कितना होगा, 23 mod 10 इसका 3 होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इसमें यहाँ प्लेस होगा। बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को इजिली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इट स्टोर्स इन अ बकेट और हैश इंडेक्स। हैश फंक्शन मैंने डिस्कस किया क्या है, वर्किंग क्या होती है हैशिंग की, और ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। स्टैटिक हैशिंग होती है और डायनेमिक हैशिंग होती है। स्टैटिक हैशिंग में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था के मॉड 10, इसमें देखो एच मॉड 5 है। स्टैटिक हैशिंग में क्या होती है, जो हैशिंग होता है वो पर्टिकुलर 5 के बेसिस में है। अब ये 5 है तो सारे डेटा के 5 के रिमाइंडर्स देख के हम उसे स्टोर करेंगे डेटाबेस में, तो ये कहीं ना कहीं स्टैटिक हो गया। पर अगर हम चाहते हैं नहीं, डेटा हमारे पास आया और हम उसे रियल टाइम में किसी जगह स्टोर कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं रियल टाइम स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक हैशिंग। stored in dynamically, और डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिव हैशिंग, इसको एक्सटेंसिबल हैशिंग बोलते हैं, अंडर डायनेमिक हैशिंग के कैटेगरी में ही आता है ये। आई थिंक यू गॉट इट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं तो, लेट्स सपोज अपने पास एक मेमोरी है और अपने पास एक और ये डेटाबेस की मेमोरी है।
अपने पास कुछ एक एरे है जिसमें 23 है, 25 है, 46 है। के मॉड 10 अपना है, अपना हैश फंक्शन एच एफ हैश फंक्शन है। 23 कहाँ जाएगा? इसमें कुछ है 1, इसमें है 2, इसमें 2 है, और डॉट 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 इसमें 6 होगा कहीं, इसमें 5 है मान लो, और इसमें नीचे जाके कहीं ना कहीं 6 होगा। तो 23 का 23 मॉड 10 तो 3 आएगा, तो 3 अपना यहाँ स्टोर होगा कहीं ना कहीं, यहाँ होगा तो 23 स्टोर होगा। फिर 25 का यहाँ स्टोर होगा 25, और 46 का यहाँ स्टोर होगा 46। बेसिकली इट्स अ टेक्निक टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी। हैशिंग एक टेक्निक है जिसे हम इफेक्टिव वे में स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हमें नॉर्मली 26 25 स्टोर करना होता, तो हम अगर जनरली सॉल्व करते तो हमें पास 26 या 27 दिस एरे बनानी पड़ती मेमोरीज की, जो कि काफ़ी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काफ़ी बड़ी बात होती। तो इस केस में हम कितनी स्पेस अपने बचा सकते हैं हैश फंक्शन के थ्रू, हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं हैशिंग को। हैशिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है इन डेटाबेस। आई थिंक वी हैव डन इनफ इन दिस चैप्टर, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे डेटा सिक्योरिटी इन एडवांस टॉपिक्स। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।